वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक झा। आज के हमारे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सही इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम के ऊपर टैक्स सेव कर सकते हो और ऐसी ही एक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसको आप नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपने आज के वीडियो में हम एनपीएस के बेसिक कॉन्सेप्ट और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एंड जब आप एनपीएस के कॉर्पस में से अपना पैसा वापस निकालते हो तो क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है वो ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट या किसी स्पेसिफिक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलती है। ऐसी ही एक स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम एनपीएस के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको इनकम टैक्स के अंदर 1.5 लाख तक की डिडक्शन रिसीव होती है, जिसको हम 80C की डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल एनपीएस में एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन इनकम टैक्स में मिलती है। सो इन टोटल एक इंडिविजुअल को एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करके 2 लाख तक की इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इनफैक्ट अगर किसी इंडिविजुअल ने एनपीएस के अंदर 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिस केस में वो 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर इनकम टैक्स। सो आज के हमारे वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट करके टैक्स कैसे सेव कर सकते हो और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिस केस में आपको 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पे टैक्स डिडक्शन रिसीव होता है। सबसे पहले हम एनपीएस के बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि हम इसके टैक्स बेनिफिट्स को अच्छे से समझ सकें। सो एनपीएस एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2004। इनिशियली ये स्कीम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल थी, बट धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और आज के सिचुएशन में कोई भी इंडिया का सिटीजन एनपीएस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। सो कोई भी इंडिविजुअल अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट में हो या फिर अगर वो अपना बिजनेस और प्रोफेशन रन करता है, एनपीएस में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर करना। एनपीएस की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है और इसकी रिटर्न्स मार्केट बेस्ड होती हैं। सो इन शॉर्ट एनपीएस एक लॉन्ग टर्म एंड सेफ रिटायरमेंट प्लान की तरह है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करने के टैक्स बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने की जो कैटेगरी है उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वैसे इंडिविजुअल्स जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं एंड सैलरी अर्न करते हैं, दूसरे वैसे इंडिविजुअल्स जो लोग अपना खुद का बिजनेस और प्रोफेशन रन कर रहे हैं। जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं उस केस में भी 2 सब कैटेगरीज हैं। पहला ऐसे एम्प्लॉयज जो अपना कंट्रीब्यूशन खुद डिपॉजिट करते हैं अपने एनपीएस अकाउंट में, दूसरा ऐसे एम्प्लॉयज जिनके बिहाफ पे उनके एम्प्लॉयर उनके अकाउंट में उनका कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करते हैं। हर केस में टैक्स बेनिफिट्स डिफरेंटली कैलकुलेट होता है और वो कैसे कैलकुलेट होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहला है ऐसे इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयमेंट में हैं और अपनी कंट्रीब्यूशन खुद डिपॉजिट कर रहे हैं। ऐसे केसेस में एम्प्लॉय को अपनी सैलरी का 10% डिडक्शन अलाउ होता है फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस, और ये जो 10% डिडक्शन है ये ओवरऑल जो 1.5 लाख की लिमिट होती है अंडर सेक्शन 80C उसी का पार्ट होती है। उसके बाद एम्प्लॉयज को एडिशनल डिडक्शन भी मिलती है फॉर इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस अप टू ₹50,000। अब इस चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15 लाख रुपीस है और उसने पूरे साल में एनपीएस के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। सो इस केस में उसकी डिडक्शंस कैसे कंप्यूट होंगी? सबसे पहले तो उसको अपनी सैलरी का 10% एज अ डिडक्शन अलाउ होगा, जो कि 1.5 लाख की जो ओवरऑल लिमिट है उसी का पार्ट है। सो 1.5 लाख तक ही मैक्सिमम उसको डिडक्शन मिल सकती है। इस केस में उसकी सैलरी है 15 लाख और जो 10% की डिडक्शन अलाउ है दैट इज ऑल्सो 1.5 लाख।
सो उसको पूरे 1.5 लाख की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि 50,000 की इन्वेस्टमेंट उसने और की है इन द एनपीएस अकाउंट, तो उसके पास जो एडिशनल डिडक्शन लेने का ऑप्शन है अप टू ₹50,000, वो इस ऑप्शन को यूज कर सकता है। सो इस केस में उसको 1.5 लाख की डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 50,000 की एडिशनल डिडक्शन दोनों ही रिसीव हो सकती हैं, एंड ये 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सो उसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से रिड्यूस होकर 13 लाख हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन है अगर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट में है और उसका एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करता है। इस केस में सबसे पहले तो अगर किसी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉय के बिहाफ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है एम्प्लॉयर ने, उसको उस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाएगा। सो लेट्स से अगर किसी की सैलरी 10 लाख रुपीज है और अगर उसके एम्प्लॉयर ने 2 लाख रुपए एनपीएस में उसके बिहाफ पे डिपॉजिट किए हैं, तो उसकी टोटल सैलरी उस केस में 10+2 यानी कि 12 लाख रुपए होगी। बेसिकली जो हमारा इनकम टैक्स लॉ है वो ये बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी स्कीम में पैसा लगाता है या कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो सब उस एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट माना जाता है। जिस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, उस केस में डिडक्शंस के ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं। सो अगर एम्प्लॉय किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग के लिए काम करता है, सो उस केस में उसको अपनी सैलरी का 14% डिडक्शन अलाउड होता है। और अगर एम्प्लॉय किसी और टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो उसको अपनी सैलरी का 10% एज अ डिडक्शन अलाउड होता है। सो एम्प्लॉयर एक हायर अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट डिडक्शन सिर्फ 14% और 10% तक ही लिमिटेड है। बाकी का जो अमाउंट है उस पे एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। इस सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो 14% और 10% की डिडक्शन है, वो एटीसी की 1.5 लाख वाली डिडक्शन और एनपीएस की 50,000 वाली डिडक्शन के अलावा है। इस एग्जाम्पल की हेल्प से अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको प्रैक्टिकली समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे टैक्स कैसे सेव कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पे योर फुल अटेंशन। इस केस में मैंने ऑर्गेनाइजेशंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जिस केस में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करती और वो उसको वो अमाउंट किसी और अलाउंस के फॉर्म में देती है। एंड दूसरी कैटेगरी है वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है। सो अगर आप देखो दोनों केसेस में जो टोटल इनकम है वो 17 लाख रुपीस है। बट अगर हम डिडक्शंस की बात करें तो पहले केस में, जिस केस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पे अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेट्स से इस केस में एम्प्लॉय खुद से अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको मैक्सिमम जो डिडक्शन अलाउ होगी वो अलाउ होगी 1,50,000 अंडर एटीसी। एंड अगर उसने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है अपने बिहाफ पे, तो उसको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन भी अलाउड होगी। सो इस केस में इन टोटल उसको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी अगर एम्प्लॉय ने खुद से कंट्रीब्यूट किया है। सेकेंड सिचुएशन में अगर आप डिडक्शंस को देखें तो क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे खुद डिपॉजिट किया है, तो उसको अपनी सैलरी का 14% या 10% के बेसिस पे पहले ये डिडक्शन मिलेगी। सो लेट्स से अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 15 लाख का 14% की डिडक्शन मिलेगी, जो होता है 2,10,000 रुपए। बट एम्प्लॉयर ने सिर्फ 2 लाख डिपॉजिट किए हैं तो मैक्सिमम 2 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। अगर वो किसी और सेक्टर में काम करता है तो उसको अपनी सैलरी का 10% यानी कि 1.5 लाख रुपए, इन दोनों की डिडक्शन मिलेगी। तो 2 लाख और 1.5 लाख इन दोनों में से कोई एक डिडक्शन अवेलेबल होगी। उसके बाद अगर उसने खुद से एनपीएस में कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो उसके पास 50,000 की एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल है। देन अभी भी उसके पास एटीसी के अंदर 1,50,000 की डिडक्शन अवेलेबल है, जिसको वो या तो एनपीएस या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। सो इस सिचुएशन में अगर आप देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने एनपीएस के लिए ऑप्ट किया हुआ है और अगर वो आपके बिहाफ पे एनपीएस में अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है, तो इस केस में अगर आप देखो तो आप 2 लाख से ऊपर के अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर पा रहे हो। बेसिकली यहां पे एम्प्लॉयर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनपीएस के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा
और एम्प्लॉयर्स जो अमाउंट अपने एम्प्लॉयज को किसी और अलाउंस के फॉर्म में देते हैं, अगर वो उस अमाउंट को एनपीएस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे तो उनके एम्प्लॉयज उस अमाउंट के बेसिस पे ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी डिडक्शन कैसे कंप्यूट होगी। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है और वो अगर एनपीएस में पैसा लगाता है तो उसको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का मैक्सिमम 20% टैक्स डिडक्शन अलाउड होगा। एंड ये जो 20% की टैक्स डिडक्शन है वो 80C की जो ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख की, उसके अंदर ही होगा। देन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के केस में भी अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको 50,000 की एडिशनल डिडक्शन मिलेगी। इस चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल की ग्रॉस टोटल इनकम है 15 लाख और उसने पूरे साल में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन नेशनल पेंशन स्कीम। उसकी जो डिडक्शन होगी, सबसे पहले तो मैक्सिमम 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम, तो 15 लाख का 20% होता है 3 लाख। बट क्योंकि 80C की ओवरऑल लिमिट ही 1.5 लाख की है तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन जो अलाउ होगा वो होगा 1.5 लाख का। उसके बाद क्योंकि उसने एनपीएस में 50,000 रुपए और लगाए हैं तो उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिडक्शन जो है 50,000 की वो भी मिलेगी। इस केस में उसको पूरे 2 लाख की टैक्स डिडक्शन अलाउड होगी एंड उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख से 13 लाख हो जाएगी। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि अगर आप एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको किस हिसाब से टैक्स डिडक्शन मिलेगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो अमाउंट एक्युमुलेट हुआ है आपके एनपीएस अकाउंट में, जब आप उस अमाउंट को विड्रॉ करोगे तो उस सिचुएशन में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। एनपीएस अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो ये बोलते हैं कि आपका जो भी अमाउंट एक्युमुलेट हुआ है आपके एनपीएस अकाउंट में, आप उसका सिर्फ 60% अमाउंट निकाल सकते हो। बाकी का 40% आपको उसी अकाउंट में रखना है और वो 40% आपको आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे एज अ पेंशन की तरह मिलेगा। ये जो 60% आपने अपने अकाउंट से निकाला है, उस 60% के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये 60% बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता है। बट जो 40% अमाउंट आपका उस अकाउंट में पड़ा हुआ है और वो जब आपको पेंशन के फॉर्म में आगे आने वाले सालों में रिसीव होगा तो वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरी या फिर इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपने एनपीएस अकाउंट में अपने पूरे टेन्योर में 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो वो उसमें से सिर्फ 6 लाख रुपए निकाल सकता है अपनी रिटायरमेंट के बाद और उस 6 लाख रुपए पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी का बचा हुआ 4 लाख उसको एज अ पेंशन धीरे धीरे रिसीव होगा और वो जब भी रिसीव होगा वो या तो सैलरी या फिर इनकम अंडर हेड अदर सोर्सेज की तरह टैक्सेबल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप अपने एनपीएस अकाउंट से प्री मैच्योर पैसा निकाल सकते हो, यानी कि 60 साल अचीव होने से पहले पैसा निकाल सकते हो, और अगर आप इस केस में पैसा निकालते हो तो उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। बेसिकली आप अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा तभी विड्रॉ कर सकते हो जब आपको एनपीएस अकाउंट खोले हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। सेकंड है, अगर आप अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो तो वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही होना चाहिए, यानी कि अगर आपको कोई घर खरीदना है या फिर किसी क्रिटिकल इलनेस का इलाज करवाना है तो आप सिर्फ इन पर्पसेस के लिए ही पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद है कि आप अपने कॉर्पस में जमा हुए सिर्फ 25% का ही अमाउंट निकाल सकते हो। अगर आपने लाख रुपए जमा किए हैं तो आप सिर्फ 25,000 तक निकाल सकते हो। एंड लास्ट है कि आप अपने पूरे टेन्योर में यानी कि टिल 60 ईयर्स सिर्फ 3 बार कॉर्पस में से पैसा निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में। अगर कोई सैलरीड पर्सन अपने एनपीएस अकाउंट से प्री मैच्योर पैसा निकालता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन अपने एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालता है तो वो एनपीएस का अमाउंट उसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। विद दिस आज के हमारे वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे एक इंडिविजुअल एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकता है एंड इनफैक्ट वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करके कैसे 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट पे टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एंड आई होप आप लोगों को एनपीएस अकाउंट की टैक्सेबिलिटी के बारे में कुछ समझ आया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनपीएस अकाउंट के प्रोसीजरल एस्पेक्ट के बारे में,
जैसे कि एनपीएस का अकाउंट कैसे खुलता है, उसका डिटेल प्रोसेस क्या होता है, और जानेंगे एनपीएस के टियर 2 अकाउंट के बारे में। After watching the video, if you have any questions relating to tax treatment of NPS scheme, please drop your comments in the comment box and I will try to answer that. Thank you so much for your time. If you like the video, please like and subscribe the channel for future video notifications.